ऑफिस में आयशा वेनकाई के पास फाइल्स लेकर आती है। वेनकाई फाइल्स चेक करके आयशा को जाने के लिए कहता है। आयशा ऑफिस में टॉय कार रखे हुए देखती है। वेनकाई के बोलने से पहले आयशा बोल देती है कि ये गिफ्ट युतांग ने दिया होगा। वेनकाई स्माइल करता है और आयशा को एक्सरे मशीन बताता है और कहता है कि तुम्हारे सामने तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। आयशा स्माइल कर देती है। वेनकाई कहता है कि मुझे एनकरेज करने के लिए थैंक यू, वरना मुझे नहीं पता था कि वह यीजू क्या सोच रहा था। आयशा उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है। वेनकाई उसे फिर से थैंक यू बोलता है। आयशा वहाँ से जाती है और बाहर आकर थोड़ी देर के लिए सैड होती है, पर फिर से स्माइल कर देती है। युतांग टीम 3 को बताती है कि यीजू अपने डैड से फाइनल स्टेटमेंट लेने गया है, हमें तब तक वेट करना पड़ेगा। चैन युतांग के पास आकर स्माइल करता है। युतांग बाकी सबको भी देखती है, सब स्माइल करते रहते हैं। युतांग भी स्माइल करती है और पूछती है कि तुम सब लोग स्ट्रेंजली बिहेव क्यों कर रहे हो। जियांग कहती है कि तुम स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो। युतांग मना करती है। चीफ कहती है कि मॉर्निंग विश करते हुए भी तुम्हारी स्माइल इतनी लंबी थी। चैन यू कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही, और तुम अपने हेयर 7th टाइम टच कर रही हो। नॉर्मली तुम 4 और 5 टाइम्स टच करती हो। युतांग कहती है कि आज वेदर हॉट है, क्या तुम लोगों को नहीं लग रहा। सब मना कर देते हैं। जिया कहती है कि क्या किसी ने तुमसे लव कन्फेस किया है। युतांग कहती है कि मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। चैन यू कहता है कि हमने तो डेटिंग के बारे में बात ही नहीं की, मतलब तुम किसी को डेट कर रही हो। तभी युतांग के पास मैसेज आता है। चीफ चैन यू से छुपकर देखने के लिए कहती है। मैसेज होता है यीजू का। उसने अपने डैड को मिमी प्रोजेक्ट के लिए मना लिया है। चैन यू को मैसेज नहीं दिखता। यीजू कहता है कि मुझे कुछ दिन मॉम डैड के साथ ही रहना पड़ेगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। युतांग सबको बताती है कि प्रेसिडेंट वांग ने प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी है। सब खुश हो जाते हैं। यीजू का मैसेज फिर से आ जाता है और कहते हैं कि मेरी रात वाली बात पूरी नहीं हुई थी, मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा। चीफ सबसे कहती है कि हमारी बैटल टीम 1 के साथ अब स्टार्ट होगी, हमें 1 मंथ में 30 मिलियन हिट करने हैं। सब लोग हाँ कर देते हैं। वे लोग डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। चीफ कहती है कि हम रिटेलर्स को पहले स्टॉक देंगे, पेमेंट बाद में लेंगे, और अगर वे लोग प्रोडक्ट्स रिटर्न करना चाहें तो कर सकते हैं। युतांग कहती है कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। जिया भी कहती है कि अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स रिटर्न हुए तो बड़ा लॉस हो जाएगा। चीफ कहती है कि मार्केट में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और सबसे कहती है कि आज का ट्रेड प्लान सीक्रेट है, तो किसी से भी शेयर मत करना। कल से वीकेंड है तो सब लोग घूमने का प्लान बनाते रहते हैं। तभी वेनकाई युतांग को मैसेज करके कहता है कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ और तुम कहाँ घूमना चाहती हो डिसाइड कर सकती हो। सब लोग युतांग को देखते रहते हैं। युतांग स्माइल कर देती है। लियांग कहते हैं कि हम साथ में रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो चलो। युतांग कहती है कि मुझे सडनली कुछ काम आ गया है। जियांग उसे चलने के लिए कहती है। चीफ कहती है कि उसे परेशान मत करो, मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ। चीफ युतांग को बाय बोलती है। वेनकाई और युतांग ग्रोसरी शॉपिंग करने आते हैं। वेनकाई कहते हैं कि आज मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा पहला दिन है और मैं तुमसे कुकिंग करा रहा हूँ, तुम अब भी मना कर सकती हो, हम बाहर जाकर खा लेंगे। युतांग मना करती है और कहती है कि मेरा डिसीजन है। युतांग उससे पूछती है कि मुझे ये दोनों पसंद हैं, तुम्हें कौन सा चूज करना है। वेनकाई युतांग को पॉइंट करके कहता है कि मैं इसे चूज करूंगा। युतांग कहती है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसा मत करो। वेनकाई कहते हैं कि जो तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद है, तो दोनों पैकेट ले लेते हैं। वेनकाई कहते हैं कि हम मूवी या लाइव कॉन्सर्ट जा सकते हैं। युतांग कहती है कि वहाँ बहुत क्राउड होता है और अगर ऑफिस के लोगों ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वेनकाई कहते हैं कि हम बस एक नॉर्मल कपल हैं और इससे हमारे वर्क पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अगर पता भी चल जाए तो कोई बात नहीं। युतांग कहती है कि ना बताना ही ठीक है, वरना लोग हमारा काम नहीं देखेंगे, बस ये कहेंगे कि ये लोग डेटिंग कर रहे हैं, तो बस साथ में ही रहते हैं और तुम CEO हो और मैं एक ऑर्डिनरी सेल्स एजेंट। लोग डेफिनेटली हमारे बारे में गलत बातें करेंगे। वेनकाई सोचता है कि युतांग ठीक कह रही है। ऑफिस सेक्रेटरीज लाइक वेंडी और एमी इसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगी। वेनकाई युतांग से कहता है कि मैं समझ गया और हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, पर फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स को तो बता सकते हैं ना, हमें युहान और तुम्हारे डैड को तो बताना चाहिए। युतांग कहती है कि सही टाइम देखकर बता देंगे। दोनों साथ में शॉपिंग करते रहते हैं और स्वीट्स भी खाते हैं। वेनकाई नूडल्स खरीदने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लूं। तभी एक लड़की रेमन देखकर कहती है कि अगर ये नहीं खाए तो पछताओगे। सब लोग आकर वही नूडल्स ले जाते हैं। वेनकाई कहता है कि अब मुझे पता है कौन से खरीदने हैं, पर सब सोल्ड हो चुके हैं। दोनों हंसने लगते हैं। वेनकाई कहता है कि मार्केटिंग का ये आइडिया अच्छा है, तुम लोगों को ये यूज करना चाहिए। किचन में युतांग खाना बनाती रहती है। वेनकाई उसे खड़े होकर देखता रहता है। युतांग उसे देखने से मना करती है और कहती है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वेनकाई कहता है कि ठीक है, मैं नहीं देखूंगा, और साथ में कुकिंग करेंगे। युतांग उसे किचन से बाहर ले जाकर चेयर पर बैठा देती है और कहती है कि तुम यहाँ बैठकर अपनी टी फिनिश करो और मैगजीन रीड करो। वेनकाई कहता है कि मुझे हेल्प करनी है। युतांग उसे रिक्वेस्ट करती है तो वह मान जाता है। युतांग खाना बनाते बनाते उसे देखती रहती है तो उसके हाथ में कट लग जाता है। वेनकाई आकर चेक करता है और कहता है कि मैंने कहा था कि मैं हेल्प कर दूंगा। वेनकाई उसकी फिंगर पे मेडिसिन लगाता है। युतांग उसे देखती रहती है। वेनकाई कहता है कि मैं अब से तुम्हें किचन में नहीं जाने दूंगा।
युतांग कहती है कि मुझे तुम्हारे ऐसे बिहेवियर की आदत नहीं है। वेनकाई कहता है कि ठीक है, मैं आगे से रूड बिहेव करूंगा। युतांग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे आदत नहीं है कि कोई मेरी इतनी केयर करे। तुम्हें बॉयफ्रेंड्स के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, वर्क टाइम में एक दूसरे को मैसेज नहीं करना। वेनकाई कहता है कि ये कैसा रूल है? युतांग कहती है कि ये रूल्स तुमने ही बनाए हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स अलग रखने हैं और कम ही मैसेज करना ताकि कलीग्स को ना पता चले। वेनकाई कहता है कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं। युतांग रूल नंबर 2 बताती है कि अगर हमें मिलना है तो घर जाने के बाद ही मिलेंगे। वेनकाई कहता है कि इस रूल पर मैं एग्री नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अकेले घर जाने नहीं दूंगा। युतांग कहती है कि हम एक प्लेस डिसाइड कर लेंगे मिलने के लिए और उसके बाद साथ में घर जाएंगे। वेनकाई कहता है कि रिलेशनशिप से पहले भी तो तुम मेरे साथ कार में आई हो, इस तरह तो लोग और ज्यादा शक करेंगे। युतांग कहती है कि बस केयरफुल रहना। वेनकाई उसे देखता है और हाँ कर देता है और पूछता है कि अगर हम ऑफिस से डिफरेंट टाइमिंग पर निकले तो अगर अचानक कोई काम आया तो? युतांग कहती है कि उसके लिए हमें एक सीक्रेट सिग्नल सोचना पड़ेगा। वेनकाई कहता है कि सीक्रेट सिग्नल? युतांग कहती है कि हमारा सिग्नल होगा क्या साथ में कॉफी पीने चलें? इसका मतलब होगा कि साथ में घर चलें। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और चाहे फेस टू फेस पूछो या मैसेज करके। वेनकाई इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बताता है। युतांग इससे रिक्वेस्ट करती है तो वह मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतना लाइक क्यों करता हूँ। उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया था तो युतांग लेने जाती है। वेनकाई उसे रोककर खुद लेने चला जाता है। पिज्जा डिलीवर हो जाता है। दोनों एक साथ क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर खाना है। वेनकाई हंसने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। वह उसे देखता रहता है और किस कर लेता है। उसके बाद उन्हें फॉर्चून टेलर की बात याद आ जाती है। वेनकाई कहता है कि उस बात को कल 1 मंथ हो जाएगा। अगर हम साथ नहीं होते तो हम गॉड के प्लान के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते। युतांग कहती है कि उसने ये नहीं कहा था कि ये गॉड का प्लान है। वेनकाई कहता है कि उसने वेडिंग में बुलाने के लिए तो कहा था ना और हंसने लगता है। युतांग कहती है कि जल्दी खाओ, मुझे घर भी जाना है, कल नए बिजनेस का फर्स्ट डे है। तो दोनों प्रिपरेशन करते रहते हैं। युतांग घर आ जाती है। उसके डैड उसे खाना खाने के लिए कहते हैं। तभी वेनकाई का कॉल आ जाता है। युतांग अपने डैड से खाने के लिए मना करके बात करते हुए ऊपर जाती है और कहती है कि मुझे पता था तुम ही होंगे, ड्राइव करते हुए बात मत करो। वे दोनों सुन लेते हैं। युहान कहता है कि आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, बस अब पता करना है कि वह कौन है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? युहान युतांग के फोन पर बात करते हुए एक्टिंग करने लगता है। युतांग पजल पीसेस लेकर बैठ जाती है और उन्हें फिक्स करती रहती है। मॉर्निंग में युहान की आवाज लगाने पर अचानक उठ जाती है। युहान कहता है कि जल्दी नीचे आओ, डैड बेहोश होने वाले हैं। युतांग जल्दी से नीचे आती है। उसके डैड कहते हैं कि जल्दी मेरी हेल्प करो, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। युतांग कहती है कि मुझे बस हेल्प करानी है, युहान ने मुझे डरा ही दिया। हमारी शॉप में इतने कस्टमर्स कहाँ आते हैं, रेस्टोरेंट कस्टमर्स से भरा होता है। वेनकाई भी कस्टमर्स अटेंड करता रहता है। युतांग देखकर शॉक हो जाती है। वेनकाई युतांग के पास आता है। युतांग कहती है कि इतने सारे कस्टमर्स कैसे आ गए? वेनकाई कहते हैं कि तुम अब उठ रही हो, जाओ जाकर चेंज करो और हमारी हेल्प कराओ। युतांग नीचे आ जाती है और हेल्प करने लगती है। उसे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वेनकाई, युतांग और उसके डैड तीनों उसकी मम्मी की हेल्प करते थे। वेनकाई पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? युतांग कहती है कि इतने कस्टमर्स बहुत दिनों बाद आए हैं। वेनकाई कहता है कि जैसे पहला टाइम वापस आ गया हो। उसके डैड भी उन्हें देखते रहते हैं। कैफे बंद हो जाता है। वेनकाई युतांग से कहता है कि अब तो तुम और ज्यादा बिजी हो जाओगी, तुम्हें अपना स्टैमिना बूस्ट करना होगा। युतांग कहती है कि मैं पूरी रात पजल फिक्स कर रही थी और पूछती है कि पजल पूरी होने पर कैसे दिखेगी। वेनकाई कहते हैं कि जब कंप्लीट कर लोगी तो पता चल जाएगा। उसके बाद चारों बैठकर खाना खाते हैं। युतांग कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने स्पा के बाहर बैठकर खाई थी। वेनकाई कहते हैं कि वह डिश तुम्हारे डैड ने ही बनाई थी। युतांग शॉक हो जाती है और पूछती है कि आपने इतनी अच्छी डिश बनाना कैसे सीखा। वे बताते हैं कि वेनकाई ने हेल्प की। युहान बताते हैं कि वेनकाई ने हमें ट्रेन करने के लिए जापान से शेफ हायर किया था और शेफ को अच्छा अमाउंट भी पे किया। युतांग कहती है कि मुझे क्यों नहीं बताया। वे कहते हैं कि वेनकाई ने मना किया था, ये तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। युतांग कहती है कि तुम मेरी हेल्प सीक्रेटली ही क्यों करते हो और मैं तुम्हें अब तक गलत ही समझ रही थी। युतांग उसे थैंक यू बोलती है। वेनकाई उसका हाथ पकड़ लेता है। युहान कहता है कि तुम दोनों ने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। वेनकाई उन्हें बता देता है कि हम डेट कर रहे हैं। युहान कहता है कि मुझे पता था सिस्टर का बॉयफ्रेंड वेनकाई ही होगा। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी आंटी तो तुम्हें पहले से ही पसंद करती थी, ये सुनकर वह खुश होगी। उसके डैड उसकी मम्मी के बारे में बताते हैं कि उनकी पहले ही तबीयत खराब थी पर उन्होंने किसी को नहीं बताया। मार्केट से कुछ सामान लाना था तो उन्होंने युतांग को ना भेजकर खुद जाने के लिए कहा था। युतांग कहती है कि तब मैंने उन्हें लास्ट टाइम स्माइल करते हुए देखा था। युतांग मम्मी के बारे में बात करके इमोशनल हो जाती है और वॉशरूम चली जाती है। उसके डैड वेनकाई को बताते हैं कि युतांग अभी तक भी अपनी मम्मी को नहीं भुला पाई है। युहान कहते हैं कि जब तुम अब्रॉड चले गए थे तब भी सिस्टर मॉम की फोटो लेकर बहुत रोती थी।
युतांग वॉशरूम से वापस आ जाती है। वेनकाई कहते हैं कि क्या तुम सब भूल गए हो कि आंटी ने कैफे का नाम होमलेट स्माइल क्यों रखा। वे चाहती थी कि यहाँ रहने वाले हमेशा स्माइल करते रहें, तो हमें आंटी को सैड नहीं करना है और सबको स्माइल करते रहना है। बाहर आकर वेनकाई उसकी मम्मी के बारे में ही सोचता रहता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसकी मम्मी वेनकाई को समझाती है कि युतांग अपने गुस्से की वजह से झगड़ा कर लेती है। तुम दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, तुम ज्यादा समझदार हो और मुझे डर है युतांग हर बार 100 लाने के चक्कर में एक न एक दिन अपने आप को हर्ट कर लेगी। तभी उनको चक्कर आते हैं। वेनकाई पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं। वे कह देती हैं कि मैं ठीक से सोई नहीं, तो इसीलिए सर दुख रहा है। वेनकाई उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। वे उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती है कि प्रॉमिस करो फ्यूचर में तुम युतांग का ध्यान रखोगे। अगर अपनी लाइफ में वह ज्यादा हाइट्स पर जाए या नीचे गिरे तो उसे याद दिलाना है, उसका ध्यान रखने में मेरी हेल्प करना। वेनकाई उनसे प्रॉमिस कर लेता है। उन दोनों का झगड़ा खत्म कराने के लिए वे वेनकाई को वीकेंड पर लंच पर इनवाइट करती हैं और कहती है कि मैं तुम्हारे फेवरेट रेंज एग बनाऊंगी। वेनकाई सोचता रहता है कि आंटी की डेथ उसी दिन हुई जब वे मेरे लिए रेंज एग्स खरीदने जा रही थी। तभी उसे युतांग का मैसेज आता है कि क्या तुम सो गए। वेनकाई रिप्लाई करता है कि मैं सो गया। युतांग कहती है कि क्या कोई सोते हुए भी मैसेज कर सकता है। वेनकाई कहते हैं कि तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए सोते हुए भी रिप्लाई करना है। युतांग उसे कॉल करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो। वेनकाई कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, सो जाओ, मैं ठीक हूँ और कल तुम ज्यादा बिजी रहने वाली हो। युतांग बाय बोल देती है। वेनकाई कहता है कि ये खुद ठीक नहीं है पर दूसरों की केयर कर रही है। युतांग कहती है कि वेनकाई तुम फिर से कुछ छुपा रहे हो, क्या मुझे नहीं बता सकते। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। नेक्स्ट दोनों को कैली के रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। वे दोनों स्माइल करते रहते हैं। कैली के डैड उन्हें ऐसे देखकर सोचते हैं कि इन्हें क्या हुआ और आकर कहते हैं कि रूल्स की तरह रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। वेनकाई उन्हें मोबाइल में कॉन्ट्रैक्ट की पिक्चर दिखाकर कहता है कि इस बार युतांग विनर है। युतांग कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट की भी पिक्चर ले ली। वेनकाई कहते हैं कि मैंने कहा था ना, जब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो आइसक्रीम खिलाऊंगा। कैली के डैड युतांग को अमेजिंग बताते हैं। युतांग कहती है कि इसने मेरी बहुत हेल्प की है। वेनकाई हंसने लगता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम अपने स्टेटमेंट पर अब तक टिके हुए हो। वेनकाई पूछता है कि कैसा स्टेटमेंट। वे कहते हैं कि तुम अब क्यों छिपा रहे हो, तुम पहले भी जानबूझकर युतांग से हारते थे। वे उन्हें बोलने से रोकता भी है पर वे कह देते हैं। युतांग उसे देखती रहती है। वेनकाई युतांग को उनकी बातों पर बिलीव करने से मना करता है। युतांग भी स्माइल करके उसे देखती है और कहती है कि तुम जानबूझकर टेस्ट में 0 भी लाते थे। उसके डैड कहते हैं कि तुम दोनों ने हाथ क्यों पकड़े हुए हैं और तुम स्माइल भी कर रहे हो, क्या आज हवा अच्छी चल रही है। वेनकाई उन्हें बता देता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। पहले तो वे सुनकर शॉक हो जाते हैं और फिर उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। कैली भी वहाँ आ जाती है और उन्हें हेलो बोलती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। कैली चिल्लाकर कहती है कि क्या ये सच है, किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया। युतांग कहती है कि अब बता दिया। कैली वेनकाई से पूछती है कि स्कूल में तो मैं तुम्हारा क्रश थी। वेनकाई कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता। युतांग उसे देखती रहती है। कैली कहते हैं कि इसे लव शिफ्टिंग कहते हैं। वेनकाई युतांग को देखता है और धीरे से कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये क्या बोल रही है। युतांग भी धीरे से कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कैली कहती है कि अब्रॉड जाकर लोगों का टेस्ट भी बदल जाता है। उसकी बातें सुनकर वेनकाई हंसने लगता है। युतांग कहती है कि तुम दोनों बातें करो, मुझे एक कॉल करनी है। कैली वेनकाई के पास बैठ जाती है। वेनकाई भी उसे देखकर स्माइल करता रहता है। युतांग बाहर आकर वेनकाई को ही कॉल करती है। युतांग उसे उसका नाम लेने से मना करती है। वह कैली से कहता है कि क्लाइंट का फोन है। वह उसे सीईओ तांग बुलाता है और कहते हैं कि ये केस ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। युतांग कहती है कि मुझे पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये बोल रही थी कि कैली की पर्सनैलिटी चाइल्डिश है, तो वह कुछ भी बोले तो मैं उसके साथ आर्ग्यू नहीं करनी है और वह मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। वेनकाई कहता है कि अगर सीईओ तांग ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा। फोन रखने के बाद वेनकाई कैली को सॉरी बोलता है। कहती है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि कोई भी लड़का इजीली मुझे कन्विंस नहीं कर सकता। तो तुम सैड मत होना, बस ये सोच लेना हमारा मिलना किस्मत में नहीं था। वेनकाई उसकी बातें सुनता रहता है और जबरदस्ती वाली स्माइल करता है। कैली कहती है कि मुझ पर क्रश होना नॉर्मल है, तुम इस बात को दिल पर मत लेना, सबका फर्स्ट लव ऐसा ही होता है। मैंने ठीक कहा ना युतांग। वेनकाई कैली से कहता है कि पास्ट की बात पास्ट में ही रहने दो। कैली कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, हमारी युतांग भी ग्रेट है तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। वेनकाई स्माइल कर देता है। कैली के डैड उन दोनों के लिए आइसक्रीम का VIP सेट लेकर आते हैं और युतांग से कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी के बाद तुम दोनों ये खा रहे हो। युतांग कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, मम्मी को यहाँ की आइसक्रीम मुझसे ज्यादा पसंद थी। वेनकाई उसे देखता है। युतांग वेनकाई को देखकर स्माइल कर देती है और कहती है कि जल्दी खाओ।
कैली भी युतांग को देखती है। रात को कैली युतांग से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वही है जिसे तुम्हारी मम्मी जानती थी, तो वे भी खुश होंगी। कैली उसे सैड होने से मना करती है और ड्रिंक करने के लिए कहती है। दोनों ड्रिंक करती रहती हैं। युतांग कैली से कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं कुछ ज्यादा खुश हो रही हूँ, कहीं ये हैप्पीनेस एक दिन चली ना जाए जैसे पहले हुआ था। मैं कॉलेज में नंबर 1 आई थी और हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, पर अचानक मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद मैं और वैन गाय भी अलग हो गए थे। कैली कहती है कि लाइफ सरप्राइज से भरी होती है, हमें पास्ट को भूलकर प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। युतांग कहती है कि मैं जब भी ज्यादा खुश होती हूँ तो अपने मोस्ट बिलव्ड पर्सन को खो देती हूँ, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है। क्या मेरी किस्मत में खुश होना नहीं लिखा? कैली उसे स्टूपिड बताती है और कहती है कि अच्छी चीजों के बारे में सोचोगी तो अच्छा ही होगा और जीवन का तुम्हारे अच्छे से केयर करेगा और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी तो है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। युतांग उसे थैंक यू बोलती है। वे बाहर आती हैं तो उन्हें वैन काय मिल जाता है। युतांग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैन काय कहता है कि तुम्हें लेने आया हूँ। कैली उसे स्मार्ट बताती है और कहती है कि तुम वही हो जिसे मुझ पर क्रश था। वैन काय स्माइल कर देता है। कैली कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी। वह उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। युतांग पूछती है कि कैली को ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई। वैन काय कहते हैं कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने कभी उसे लाइक नहीं किया। युतांग उसे देखकर कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम एक्सप्लेन करने के लिए किसने कहा। दोनों साथ में चलते रहते हैं। युतांग उसे कैली से की हुई बातें ही बताती है और कहती है कि अब मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। मुझे टीम 3 से मिलवाने के लिए थैंक यू, वे लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं और तुम्हारी वजह से ही बिजनेस इतना अच्छा हो पाया। वैन काय उसे इडियट बताता है और कहता है कि तुम अब भी ज्यादा ही सोच रही हो और कार में बैठने के लिए कहता है। कार में बैठकर युतांग कहती है कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। वैन काय कहता है कि अब क्या बोलना है। युतांग उसका फेस पकड़कर उसका नाम लेती है। वैन काय पूछता है कि क्या हुआ। युतांग कहती है कि 10 साल बाद मुझसे दोबारा मिलने के लिए थैंक यू और उसे किस कर लेती है। वैन काय भी उसे दोबारा उससे मिलने के लिए थैंक यू बोलता है और उसे किस कर लेता है।